दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 11 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने टेस्ट नंबर 11 के ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बच गए थे जो आज इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक मेंशन कर दिया गया है, तो आप उस ग्रुप का लिंक जो है उस लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डेली 12 बजे हमारी ये क्लास चलती है, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज की क्लास। तो 12 बजे आप आकर हमारे इस क्लास का फायदा उठा सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 46 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। वैसे नॉर्मली हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करते हैं हर सेशन में, लेकिन किसी कारणवश हमने सिर्फ 46 ही क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो आज से हम लोग 47 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली में क्या होता है कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही विजेता होता है। ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही विजेता होता है। तो यही आपका फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है जिस उम्मीदवार को, वही उम्मीदवार जो है आपका विजेता बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। उसमें क्या होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। उसमें क्या होता है कि जिस दल को सबसे ज्यादा वोट मिलता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा वोट मिलने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यानी कि इसमें अलग अलग दल होंगे, जिस दल को जितना वोट मिलेगा उस दल को उतनी ही सीट मिलेगी। ठीक है, उतना ही उसको प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, यानी कि सभी दल को उसके वोट के अकॉर्डिंग उसको सीट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली में जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा सिर्फ वही जो है विजेता होता है। लेकिन उसमें क्या होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में कि हर दल को सीट मिलेगी, लेकिन उसके वोट के अकॉर्डिंग, जितना उसको वोट मिलेगा उतनी उसको सीट मिलेगी। अब आते हैं ऑप्शन पे। तो ऑप्शन ए दिया है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीतता है। इसमें तो बिल्कुल आपका पहला तो सही है कि भाई फर्स्ट पास पोस्ट प्रणाली में, जैसे कि हमने आपको बताया कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही जीतेगा। दूसरा है कि इससे स्पष्ट विजेता प्राप्त करने में मदद मिलती है और अक्सर गठबंधन सरकारें बनती हैं। इस पे अभी हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे बाद में। सी देखिए, इसका प्रयोग सामान्य तौर पर यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत जैसे देशों में किया जाता है। तो बिल्कुल आपका तीसरा सही है, ऑप्शन सी। भारत में भी फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली का प्रयोग होता है निर्वाचन में, चुनाव में, खास करके लोकसभा और विधानसभा में। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए, इससे छोटे दलों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपको पता होगा कि फर्स्ट पास पोस्ट प्रणाली ये अक्सर क्या करता है, ज्यादातर ये दो दलों को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसमें दो दल जो है, दो दलों को वोट ज्यादा मिलता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जैसे भारत में चुनाव होता है तो आप लोग नॉर्मली दो दलों के बारे में ज्यादा सुनते हैं, जैसे भाजपा हो गया और कांग्रेस, और छोटे दलों के बारे में आप लोग सुनते ही नहीं है ना। ज्यादातर लोग वोट किसको देते हैं, जो बड़े दल होते हैं उनको वोट ज्यादा मिलता है। ठीक है, और जो छोटे दल होते हैं उनको वोट बहुत ही कम मिलता है, या फिर उन पर ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे भारत में भाजपा और कांग्रेस के अलावा आप लोग अदर पार्टीज पे लोग कोई फोकस ही नहीं करते हैं, ना ही ज्यादा उनको वोट मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इनको प्रतिनिधित्व यानी कि इनको सीट जीतने में काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जैसे भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, तो लोगों के दिमाग में जैसे भर गया है कि हाँ यही दो पार्टी है, इन्हीं पार्टी में से किसी एक को वोट देना है। अदर पार्टीज के बारे में सोचते ही नहीं है। और जो अदर पार्टीज हैं, जैसे छोटे दल हैं, जो छोटे दल होते हैं, इनको अपने क्षेत्र में इनको जो है सीट प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, यानी कि इनको जो है, इन दलों को, जो ये छोटे दल होते हैं, इनको प्रतिनिधित्व तो बहुत ही कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो है, ये किसकी विशेषता है, ये फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली में ये आपको ये इस तरह का कहें तो ये
प्रक्रिया देखने को मिलेगी, एक तरह का ये कार्यप्रणाली आपको देखने मिलेगा कि हाँ, जो बड़े दलों को वोट ज़्यादा मिलती है और छोटे दलों को अपेक्षाकृत बहुत ही कम वोट मिलती है, और बहुत कम वोट मिलता है इसका मतलब है कि इनको प्रतिनिधित्व बहुत ही कम प्राप्त होगा। ठीक है, और जो समानुपातिक लोक प्रतिनिधित्व होता है उसमें छोटे दलों को भी प्रतिनिधित्व मिलता है उनके वोट के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब एक उम्मीदवार को वोट मिला, वो जीत गया, और बाकी जो उम्मीदवार थे वो उनको जो वोट मिला उनका वोट भी बर्बाद गया और उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ठीक है, तो ये भी एक इसमें इसकी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की कहीं ना कहीं इसकी इससे हानि होती है कि वोटों की बर्बादी होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में, कि एक इंसान को वोट मिला जिसको सबसे ज्यादा वोट जीत गया, बाकी को जो वोट मिला उसका वोट तो वो बर्बादी समझा जाता है। ठीक है, तो आपका पहला सही था ऑप्शन ए। सी भी सही है, डी भी सही कि इससे छोटे दलों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। और इसमें दिया है ऑप्शन बी में कि इससे स्पष्ट विजेता बनने में मदद मिलती है, और अक्सर गठबंधन सरकारें नहीं बनती हैं इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अक्सर गठबंधन की सरकारें बनती है, लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में ऐसा नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिक्स गेम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन दिया है, यह एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। दूसरा कथन दिया है, इसमें केवल ब्रिक्स सदस्य देशों के एथलीट ही शामिल होते हैं। तीसरा है, ब्रिक्स गेम्स 2024 की मेजबानी रसिया ने की थी। तो बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों ब्रिक्स गेम्स जो है एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, लेकिन ये हर 4 वर्ष पर आयोजित नहीं होता है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इतने ही समय अंतराल पर इसका आयोजन होगा। तो यहाँ पे आपका पहला कथन गलत हो गया। और इसमें दिया कि केवल ब्रिक्स सदस्य देश के एथलीट ही इसमें शामिल होते, तो नहीं, अदर कंट्रीज मतलब दूसरे देश के एथलीट भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, तीसरा है कि ब्रिक्स गेम्स 2024 की मेजबानी रसिया ने की थी, तो तीसरा आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहे एआई क्रिस और एआई भूम है। ये क्या है एआई क्रिस और एआई भूम? तो दोस्तों ये एआई टीवी एंकर हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, हालांकि कई संवैधानिक प्रावधान इसका संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से अनुच्छेद स्वच्छ पर्यावरण से संबंधित प्रावधानों को समाहित करते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा प्रावधान जो है, ये कौन सा अनुच्छेद स्वच्छ पर्यावरण से संबंधित प्रावधानों को समाहित करता है? वैसे नॉर्मली जो है भारत के संविधान में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का उल्लेख नहीं मिलता है, तो इतना ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कभी स्टेटमेंट के तौर पे दे दे ये लाइन, तो आप ये समझ लीजिए, अगर स्टेटमेंट ये दे दिया कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भारत के संविधान में उल्लिखित है, तो वहां पे वो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन जो देना उसको ध्यान से पढ़ा करिए और कुछ सीखने की कोशिश किया करिए, हमेशा सीखने की इच्छा रखिए। ठीक है, जो डायरेक्ट बस आपके सामने परोस दिया गया है उसको ही मत लीजिए, सिर्फ उसके अंदर के और भी चीजें जानने की कोशिश करिए। ठीक है, तो हाँ, अब ऑप्शन पे आइए आप लोग कि स्वच्छ पर्यावरण से संबंधित प्रावधानों को समाहित करता है कौन कौन सा अनुच्छेद? दोस्तों आपका अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 48 है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स के रूप में अनुच्छेद 21 और फिर अनुच्छेद 48 में शामिल किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 51 क्या है आपका? अनुच्छेद 51 क्या है? डीपीएसपी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। तो आपका तीसरा नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन बी। ओके, अगला देखिए, राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग ने अपनी सिफारिशों में निम्नलिखित में से किस या किन क्षेत्रों की पहचान की थी? ठीक है, पहला दिया है न्यायपालिका को सशक्त बनाना, दूसरा संघवाद एवं शक्तियों का वितरण, तीसरा चुनाव वितरण। तो बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, ओके, तो दोस्तों संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा की स्थापना जो है सन 2000 में की गई थी और इसमें टोटल 11 मेंबर थे। इसमें जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जिसके अध्यक्ष थे वेंकट चलैया। ध्यान रखिएगा, वेंकट
चलैया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय संविधान कार्यकारिणी समीक्षा आयोग ने क्या किया था कि इन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की थी। ठीक है, इन सिफारिशों में क्या क्या था ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इन सिफारिशों में इन्होंने न्यायपालिका को सशक्त बनाना, संघवाद एवं शक्तियों का वितरण, चुनाव सुधार, पंचायती राज संस्थाओं, केंद्र राज्य संबंध, मौलिक अधिकारों का विस्तारीकरण, मौलिक कर्तव्यों का प्रभावी क्रियान्वयन, इन सभी मामलों में इन्होंने अपनी समीक्षा में सिफारिशों को शामिल किया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 1, 2 और 3। हाल ही में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन दिया है, भारत में केवल संसद के पास संसद और राज्य विधानसभा निर्वाचनों के संचालन के लिए कानून बनाने की शक्ति है। दूसरा, इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे भारत संघ के सभी राज्यों में कम से कम आधे राज्यों की राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है, अगर इसमें संशोधन करना है तो क्या सिर्फ केंद्र ही इसमें संशोधन कर सकती है? नहीं, क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव जो मामला है ये एक राष्ट्र एक चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है ये अगर सिर्फ इसमें संसद ही संशोधन करती है तो ये संघीय ढांचे का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर इसमें संशोधन करना है तो इसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी अनुमति जरूरी होगी। ठीक है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों इसमें, जब आधे से अधिक राज्य की विधानसभाओं द्वारा इसका अनुमोदन किया जाएगा तभी संसद इसमें संशोधन कर सकता है। तो अकेले संसद नहीं कर सकता, अपने मनमानी इस मामले में संसद नहीं करी। खास करके संघीय ढांचे में अगर संशोधन करना है तो केवल संसद नहीं, इसमें राज्यों की भी अनुमोदन की आवश्यकता होती है, वो भी आधे से अधिक राज्यों की अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपका पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला देखिए, नीति निर्माण के दौरान नागरिक समाज संगठनों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं निभाई जाती हैं? ठीक है, तो नीति निर्माण के दौरान नागरिक समाज संगठनों द्वारा कौन कौन सी भूमिकाएं निभाई जाएंगी? तो पहला दिया है इसमें नियोजन प्रक्रिया में संचार को सफल बनाना, वंचित वर्गों का समर्थन करना, उपयुक्त योजना के लिए स्थानीय संसाधन जुटाना, सरकार की नीतियों की निगरानी और मूल्यांकन करना। ठीक है, तो नीति निर्माण के दौरान नागरिक समाज संगठनों द्वारा ये चारों ही कार्य किए जाते हैं। यानी कि नियोजन प्रक्रिया में ये क्या करेंगे, संचार को सफल बनाएंगे, वंचित वर्गों का समर्थन करेंगे और स्थानीय संसाधन जुटाने का कार्य करेंगे और सरकार की नीतियों की निगरानी और मूल्यांकन करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सहकारी समितियां समान हितों वाले, ये क्वेश्चन जो दोस्तों था एक राष्ट्र एक चुनाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन पर आते हैं, सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सहकारी समितियां समान हितों वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है। दूसरा है, सहकारी समितियों का विषय जो है भारत के संविधान के समवर्ती सूची का हिस्सा है, यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तीसरा, ये सहकारी समिति के सदस्यों को उनके पूंजीगत योगदान की परवाह किए बिना समान मतदान अधिकार होते हैं। ठीक है, बताना है कि कितने कथन सही है। तो दोस्तों सहकारी समितियों की बात करें तो ये समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है बल्कि ये राज्य सूची का हिस्सा है। ठीक है, हालांकि इसमें केंद्र भी अगर इससे संबंधित कोई राष्ट्रीय नियम बनाना चाहता है, राष्ट्रीय स्तर पे कोई कानून बनाना चाहता है तो बना सकता है। और जब किसी एक सहकारी समिति में 2 या 2 से अधिक राज्य शामिल होते हैं तो उस पर नियम कानून जो है राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार बनाएगी। लेकिन ऐसे सहकारी समिति जब 2 या 2 से अधिक राज्य शामिल होते हैं, ठीक है, वैसे तो ये राज्य सूची का विषय है, लेकिन इसमें केंद्र भी नियम बना सकती है जब एक ही सहकारी समिति में कई सारे राज्य शामिल होते हैं तब, या फिर केंद्र को ये लगता है कि यहाँ इस सहकारी समिति से संबंधित कोई राष्ट्रीय स्तर का
कानून लाया जाए तो ऐसे में भी केंद्र वहां पे हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट कभी दे दे कि केवल राज्य ही इसके संदर्भ में इसको केवल राज्य ही विनियमित कर सकता है, केंद्र नहीं, तो वहां पे आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका दूसरा गलत है, ये समवर्ती सूची का नहीं बल्कि राज्य सूची का विषय है। और सहकारी समितियां जो है समान हित वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ होता है, तो आपका पहला सही है। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है कि एक सहकारी समिति के सदस्य को पूंजीगत योगदान की परवाह किए बिना, यानी कि जब सहकारी समितियों में कई सारे मेंबर्स होते हैं तो सभी मेंबर्स को समान वोटिंग मतलब एक मेंबर एक वोट, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ज्यादा उसमें अपनी पूंजी लगा रहा है तो उसको ज्यादा वोट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। हर मेंबर चाहे वो कम पैसा लगा रहा है, कम पूंजी लगा रहा है या फिर कोई ज्यादा लगा रहा है, तो इस आधार पर उसको वोटिंग पावर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति एक वोट का कॉन्सेप्ट है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है कि एक सहकारी समिति के सदस्यों को उनके पूंजीगत योगदान की परवाह किए बिना, ठीक है, ये स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, कि उनके पूंजीगत योगदान की परवाह किए बिना समान मतदान अधिकार होते हैं। ठीक है, तो तीसरा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन बी। वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अधिनियम में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है। दूसरा, यह अधिनियम वन में रहने वाले परिवारों के लिए 10 हेक्टेयर तक की भूमि के स्वामित्व को अनुमति देता है। तीसरा, ग्राम सभा सामुदायिक वन संसाधनों और व्यक्तिगत दावों से संबंधित निर्णय लेने में शामिल है। ओके, तो दोस्तों वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में बात करें तो इस अधिनियम में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो आपका पहला गलत हो गया। और 10 हेक्टेयर नहीं, 10 हेक्टेयर तक की भूमि के स्वामित्व की अनुमति नहीं है, बल्कि 4 हेक्टेयर, मैक्सिमम 4 हेक्टेयर तक की भूमि, यानी कि यहाँ इस अधिनियम के तहत वन में रहने वाले परिवारों के लिए 4 हेक्टेयर तक की भूमि के स्वामित्व को अनुमति देता है। तो आपका दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा सही है कि ग्राम सभा जो है सामुदायिक वन संसाधनों और व्यक्तिगत दावों से संबंधित निर्णय लेने में शामिल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, यानी ऑप्शन ए। दलित पैंथर्स आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं? दलित पैंथर आंदोलन के संदर्भ में, ठीक है, ये दलित युवाओं का एक उग्रवादी संगठन था। इसका गठन जो है 1972 में हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, आते हैं इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी दिया है इसमें कि इसका उद्देश्य जो है जाति व्यवस्था को नष्ट किए बिना दलितों की स्थिति को ऊपर उठाना। नहीं, ये जो है ना जाति व्यवस्था का बहुत ज्यादा विरोध करते थे, क्योंकि इनके साथ जो है बहुत ज्यादा भेदभाव होता था जाति के आधार पर, तो इसी वजह से ये जाति व्यवस्था को नष्ट करना चाहते थे। ठीक है, ये जो पूरी जाति व्यवस्था थी इसके विरोध में ये खड़े थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें कह रहा है कि जाति व्यवस्था को नष्ट नहीं करना चाहते थे, बस दलितों की स्थिति को ऊपर उठाना चाहते थे। ऐसा नहीं, ये पूरी जाति व्यवस्था को ही नष्ट करना चाहते थे। हालांकि ये एक सामाजिक आंदोलन, अब इसके और बारे में जान लीजिए, तो यह एक सामाजिक आंदोलन से प्रेरित था जिसका उद्देश्य अमेरिका में अमेरिकियों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव का मुकाबला करना था। सी है कि इस आंदोलन के अन्य पीड़ित वर्गों जैसे कि भूमिहीन गरीब किसानों को शामिल करने की कोशिश की गई थी। तो इस आंदोलन में जो है जो भूमिहीन गरीब किसान थे इनको भी अपने आंदोलन में ये शामिल करना चाहते थे और कोशिश भी किया था। और इस आंदोलन के हिस्से के रूप में मराठी साहित्य में दलित अत्याचारों के कई विवरण प्रकाशित हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। सीबीआई के लिए सामान्य सहमति सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह सीबीआई को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करने की अनुमति देता है। दूसरा, इसके न होने पर सीबीआई को किसी मामले की जांच करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती है। ठीक है, बताएं राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सीबीआई को जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करने की अनुमति देता है और इसके न होने पर सीबीआई को किसी मामले की जांच करने के लिए पहले राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। यानी कि अगर किसी सीबीआई को किसी राज्य के मामले में जांच करना है तो उसको पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दलों व अल्पसंख्यक समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है और
प्राप्त मतों एवं जीती गई सीटों के बीच असमानता को कम करती है। कथन दूसरा, इस प्रणाली में प्रत्येक दल को प्राप्त मतों की संख्या के अनुपात में दलों की सीटें आवंटित की जाती हैं। तो हमने आपको पहला ही इस सेशन का पहला क्वेश्चन जो था उसमें फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली था, उसका जस्ट अपोजिट होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया कि इसमें वोट किसी उम्मीदवार को नहीं दिया जाता बल्कि किसी दल को दिया जाता है। ठीक है, जिस दल को जितना ज्यादा वोट मिलेगा या जितना वोट मिलेगा उस दल को उस वोट के अकॉर्डिंग सीट मिलेगी। फिर वो अगर कम दल का भी अगर छोटा दल है, ठीक है, छोटी पार्टी है, तो उसको उसके वोट के अकॉर्डिंग उसको सीट मिलेगी। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली में क्या होता है कि उसमें केवल एक ही व्यक्ति एक निर्वाचन, उसमें क्या होता है कि एक उम्मीदवार, जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलती है वही विजेता होता है। बाकी जो उम्मीदवार रहते हैं अलग अलग पार्टी के, उनको सीट नहीं मिलती है। लेकिन इसमें क्या है कि सभी दल को सीट मिलेगी, बस उसके वोट के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि दलों व अल्पसंख्यक समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। तो जो ये अल्पसंख्यक यानी कि जो अल्पसंख्यक समूह के प्रतिनिधि होते हैं उनको भी प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा भी सही है कि इस प्रणाली में प्रत्येक दल को प्राप्त मतों की संख्या के अनुपात में दलों को सीटें आवंटित की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सहकारी समितियों के बोर्ड और पदाधिकारियों से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि सहकारी समिति के बोर्ड में उतनी ही संख्या में निदेशक होंगे जितनी की राज्य विधानमंडल द्वारा उपबंध किए जाए, लेकिन यह 21 से अधिक नहीं हो सकते, यानी कि इसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 21। ठीक है, दूसरा दिया है कि राज्य विधानमंडल प्रत्येक सहकारी समिति बोर्ड में SC/ST सदस्यों के लिए 1 सीट और महिलाओं के लिए 2 सीट आरक्षित करेगा। ठीक है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सहकारी समिति के बोर्ड में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं, 21 से ज्यादा नहीं। ठीक है, हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा मतलब मेंबर्स कितने हो सकते हैं इस संदर्भ में उपबंध कर सकती है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय होता है मेनली। दूसरा भी स्टेटमेंट सही कि SC/ST सदस्यों के लिए 1 सीटें और महिलाओं के लिए 2 सीटें रिजर्व होती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अधिनियम उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने की अनुमति होती है। दूसरा, अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। तीसरा, अधिनियम त्रुटिपूर्ण उत्पादों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्पाद दायित्व का प्रावधान नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पूछा कौन सा कथन सही है। तो उपभोक्ता कौन होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद जो है स्वयं के उपभोग के लिए, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं को व्यक्तिगत उपभोग के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कि खुद के प्रयोग के लिए करते हैं, तो उनको उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाएगा, उनको उपभोक्ता कहा जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि कोई व्यवसायी है, वो वस्तुओं को खरीद रहा है इस उद्देश्य से कि उस वस्तु को बेचकर वो पैसा कमा सके, तो इस व्यवसायी को उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। ठीक है, और जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं को खरीद रहा है स्वयं के उपभोग के लिए, तो उनको उपभोक्ता माना जाएगा। ओके, अब देखिए, कोई व्यक्ति जो है मान लो किसी प्रोडक्ट को खरीद रहा है, तो उसके क्या अधिकार हो सकते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत। तो कोई व्यक्ति अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदा तो उसको यह अधिकार है कि उस प्रोडक्ट में किस तरह का इंग्रेडिएंट प्रयोग किया गया है, किस तरह से इसको बनाया गया है, किन किन चीजों का प्रयोग करके बनाया गया है, तो उसको ये जानने का अधिकार है। ठीक है, कंपनी मना नहीं कर सकती है। और दूसरा कि अगर मान लो वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है और उसको एलर्जी हो गई या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, उस बीमार पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में कंपनी जो है क्षतिपूर्ति देगी उपभोक्ता को। ओके, और इसके अलावा एक उपभोक्ता को अधिकार है कि वो
उसके पास कई सारे विकल्प हों प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ऐसा नहीं कि एक कंपनी जो है किसी उपभोक्ता को मजबूर करे कि आप इन दोनों वस्तुओं में से ही कोई एक वस्तु खरीद सकते हैं। तो एक व्यक्ति के पास, एक उपभोक्ता के पास कई सारे विकल्प होने चाहिए, यानी कि चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे अधिकार होते हैं उपभोक्ताओं के। अब चलिए हम लोग स्टेटमेंट पर आते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संदर्भ में आपका पहला जो कथन दिया है कि उपभोक्ता जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में शिकायत दर्ज कर सकता है, तो बिल्कुल उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में शिकायत दर्ज करने की अनुमति होती है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत। और अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को, यानी कि अगर मान लो किसी उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इस उल्लंघन की जांच कौन करेगा, इसको विनियमित कौन करेगा, तो इसको विनियमित करेगा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। यानी कि इनके जांच, उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना प्रावधान करता है उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण 2019। ठीक है, इसके तहत जो है एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। उस प्राधिकरण का क्या नाम रहेगा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ये क्या करेगा, ये उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करेगा और उससे संबंधित विनियमन करेगा। ठीक है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया है कि अधिनियम त्रुटिपूर्ण उत्पादों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, यानी कि अगर मान लो किसी उपभोक्ता को नुकसान होता है किसी व्यक्ति के किसी कंपनी के प्रोडक्ट से, ठीक है, तो ऐसे में इस त्रुटिपूर्ण उत्पादों के कारण जो उसको नुकसान होगा उपभोक्ता को, तो उस नुकसान के लिए उत्पाद दायित्व का प्रावधान नहीं है, तो उत्पाद दायित्व का प्रावधान है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम 2019 में। तो तीसरा गलत हो गया, क्षतिपूर्ति कंपनी देगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे व्यक्ति जो है उपभोक्ता कहलाएंगे जो अपने व्यक्ति को कभी व्यवसाय दे दिया, स्टेटमेंट के व्यवसायी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये दे सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत व्यवसायियों के या फिर व्यापारियों के अधिकारों का उल्लंघन का भी प्रावधान है। तो ऐसे में वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इसी तरह के बात को कई तरह से घुमा के आपके सामने रखेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर क्वेश्चन कैसा भी देगा आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला दिया हुआ है, यह एक सांविधिक निकाय है जो गृह मंत्रालय के अधीन है। दूसरा, राज्य सरकारों के पास मामलों के अन्वेषण के लिए एनआईए को अंतरित करने का अधिकार है। ध्यान से देखिएगा, लिखा है राज्य सरकारों के पास। ठीक है, राज्य सरकारों के पास मामलों के अधिकरण के लिए एनआईए को अंतरित करने का अधिकार है। तीसरा, एनआईए भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण कर सकता है। तो आप लोग राइट आंसर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के तहत गठित किया गया है। भारत में ये क्या करता है कि भारत में केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून, जैसे कि आतंकवाद से संबंधित कोई मामला है या संप्रभुता या सुरक्षा, भारत की संप्रभुता सुरक्षा से संबंधित कोई मामला है, देश की अखंडता को प्रभावित करने वाला कोई मामला है, तो इन सभी मामलों की ये जांच करता है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट पर आते हैं अपने लोग, स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। तो यह एक सांविधिक निकाय है, तो बिल्कुल आपका ये पहला स्टेटमेंट सही है कि ये एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन जो है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के तहत किया गया। संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये संवैधानिक नहीं सांविधिक है। ठीक है, जब भी किसी निकाय के बारे में पढ़े, किसी संस्था के बारे में पढ़े, तो ये संवैधानिक है या संवैधानिक है, इसको जरूर ध्यान में पढ़े। हमेशा स्टेटमेंट इस तरह से एग्जाम में देता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पॉलिटी जब भी पढ़े आप, लक्ष्मीकांत की बुक जब भी करें, उसमें क्लियरली मेंशन है लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर यहाँ पे ये पॉलिटी वाला ये सेक्शन पढ़ लिए आप लोग, तो आपका क्वेश्चन इस तरह का कभी गलत नहीं होगा। किसी भी तरह की एजेंसीज दे दे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दे, तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, उसमें ऑलरेडी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में दिया हुआ है अलग अलग, फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दी हुई है। तो पढ़िएगा जब भी पॉलिटी अच्छे से, तो मेरी बातों को ध्यान में रख के पढ़िएगा। ठीक है, दूसरा दिया कि राज्य सरकारों के पास मामलों के अन्वेषण के लिए एनआईए को अंतरित करने का अधिकार है। नहीं, राज्य सरकार के पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं, केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, केंद्र सरकार के पास है।
तो आपका दूसरा गलत हो गया। तीसरा है कि एनआईए भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों के अन्वेषण करता है, तो बिल्कुल तीसरा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि 1 और 3। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है? ओके, तो दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत केंद्र में लोकपाल का प्रावधान लाया गया। ठीक है, केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त। ठीक है, लोकायुक्त ये क्या करता है? ये पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है। ठीक है, मान लो कोई अधिकारी है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, तो इसकी ये जांच करेगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो भाई राष्ट्रपति को छोड़ करके प्रधानमंत्री, संसद सदस्य, इन सब पर लोकपाल, ये इन सभी पर जो है, ये सभी जो है लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। यानी कि लोकपाल जो है अगर इन सभी के मामलों पर यानी कि भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो इन पर ये जांच करता है, लेकिन राष्ट्रपति के मामले नहीं, राष्ट्रपति अपवाद है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 और 3 दोनों। अगला देखिए, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संसद द्वारा इसे प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले भी गठित किया जा सकता है। दूसरा, यह पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय प्रदान करता है। तीसरा, नीति आयोग का अध्यक्ष वित्त आयोग का पदेन सदस्य होता है। तो बताएं कितने कथन सही हैं? ठीक है, बताएं कितने कथन सही हैं? तो दोस्तों वित्त आयोग के संदर्भ में बात करें तो वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है, लेकिन गठित कौन करता है? संसद नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है। तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा सही है कि पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु एक आवश्यक उपाय प्रदान करता है वित्त आयोग, तो दूसरा सही है। तीसरा दिया कि नीति आयोग का अध्यक्ष वित्त आयोग का नहीं, नीति आयोग का सदस्य वित्त आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है। नीति आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, और इनकी नियुक्ति जो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा केवल एक, यानी केवल एक कथन सही है। ठीक है, अगला देखिए, भारत में एग्जिट पोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एग्जिट पोल क्या? एक तरह का ये सर्वेक्षण होता है, सर्वे किया जाता है चुनाव, जब जिस दिन चुनाव होता है मतदान के बाद। ठीक है, मतदान के बाद लोगों से ये पूछा जाता है कि मतलब आपने किसको वोट दिया। ठीक है, तो इस तरह का एक सर्वे होता है। कब होता है? मतदान के पूर्व नहीं होता है, बल्कि मतदान के बाद मतदाताओं की भावनाओं के पर आधारित एक सर्वेक्षण होता है ये। तो पहला गलत हो गया, मतदान पूर्व नहीं बल्कि मतदान के बाद होता है। और ये जो एग्जिट पोल का रिजल्ट है ये जारी कब होता है, यानी कि इसको प्रकाशित कब किया जाता है? तो जब मतदान पूरा हो जाता है तब, यानी कि मतदान कई चरणों में होता है। ठीक है, तो जब मतदान के पूरे चरण समाप्त हो जाते हैं तो लास्ट वाले चरण यानी अंतिम चरण के समाप्त होने के बाद ये एग्जिट पोल जारी किया जाता है। ओके, अब चलिए स्टेटमेंट पर ध्यान दे देते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि ये मतदान के पूर्व मतदाताओं की मतदान के पूर्व एग्जिट पोल नहीं होता है। मतदान के बाद जो है लोगों से सर्वे किया जाता है कि हाँ आपने किसको वोट दिया। ठीक है, तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा दिया है कि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के एग्जिट पोल उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान पूरा होने के बाद ही प्रकाशित होता है। देखो यहाँ पे बड़ा आपको भ्रमित कर देगा। ठीक है, आपको लगेगा कि यार मतदान पूरा होने के बाद ही तो एग्जिट पोल का रिजल्ट जारी होता है। नहीं, मतदान के चरण होता है ना, मतदान एक ही दिन में तो पूरे राज्य में लोकसभा का होता है, या फिर एक ही दिन में तो मतदान होता नहीं है सब जगहों पे, अलग अलग दिन में अलग अलग चरणों में होता है। तो जब सारी जगहों पे वोट हो जाते हैं सारी चरणों में, यानी कि अगर 7 चरण में वोट मतदान हो रहा है तो पूरा चरण जब समाप्त हो जाता है, यानी कि मतदान पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तब उसके बाद ये रिजल्ट जारी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जगह जिस जगह पे मतदान हुआ पूरा हो गया उसी दिन तुरंत एग्जिट पोल का रिजल्ट जारी हो जाता, नहीं, ये गलत होता है। ठीक है, तो दोनों ही गलत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, किशोर न्याय या बालकों की देखरेख पर संरक्षण अधिनियम 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अधिनियम के अनुसार बालक वह है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। ठीक है, दूसरा कथन दिया है, अधिनियम बालकों के मृत्युदंड या
आजीवन कारावास को निषिद्ध करता है, भले ही उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया गया हो। तीसरा अधिनियम के तहत बाल कल्याण समितियां बालकों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण है। तो बताना है कितने कथन सही हैं। ठीक है, जब पूछे क्वेश्चन की कितने कथन सही हैं तो आपके ऑप्शन का क्रम यही रहता है, 1 कथन, 2 कथन, 3 कथन और कोई नहीं। ठीक है, या फिर सभी तीनों रहता है। ठीक है, 1 कथन, 2 कथन, 3 कथन या फिर कोई नहीं। ऐसे आप अगर हम ऑप्शन ना भी दिखाएं तो आप लोग समझ जाया करिए। ठीक है, तो दोस्तों किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के संदर्भ में बात करें तो इस अधिनियम के अनुसार बालक वह है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, न कि 16 वर्ष की आयु। तो पहला आपका कथन जो है गलत हो गया। ठीक है, दूसरा दिया है कि इसमें जैसे कि जिन बालकों को इस अधिनियम के तहत मुकदमा चला होता है, यानी कि जिन वयस्कों को जिन बच्चों को, यानी कि ये जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, इन पर अगर मुकदमा चलाया जाता है, वयस्कों की तरह ही मुकदमा, इन्होंने कोई अपराध कर दिया हो, तो ऐसे में इन पर जब मुकदमा चलाया जाता है और अगर वयस्कों की तरह, यानी कि जैसे कि जो लोग 18 वर्ष से ऊपर के होते हैं तो उन पर जो मुकदमा चलाया जाता है, उसी तरह से अगर इन पर भी मुकदमा चलाया जाता है तो इनका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि इन लोगों को मृत्युदंड, यानी 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को मृत्युदंड या कारावास की सजा दी जाती है, तो ऐसे में इन लोगों को, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मृत्युदंड या कारावास की सजा नहीं दी जाती है, निषिद्ध होता है इस अधिनियम के तहत। ठीक है, तो यानी कि यह अधिनियम बालकों के मृत्युदंड और आजीवन कारावास को निषिद्ध करता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि अधिनियम के तहत बाल कल्याण समितियां बालकों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास, पुनर्वास के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण है। ठीक है, तो तीसरा भी कथन सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त सेवा शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस चयन समिति में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्त की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी को भी अपनी मर्जी से नियुक्त कर देगा। इसके लिए एक चयन समिति होती है। जब ये चयन समिति जो है सिफारिश करती है कि हाँ इन व्यक्तियों को सदस्य के तौर पे चुनना है आपको, तब राष्ट्रपति चुनता है सदस्य और अध्यक्ष के तौर पे। तो इस चयन समिति में शामिल कौन कौन होगा, है ना? तो इस चयन समिति में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, ठीक है, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और इसके अलावा एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 5। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अलग देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित में से कितने निकायों को सार्वजनिक प्राधिकरण कहा जाएगा? यानी कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किन किन ऊपर पांचों में से किन किन निकायों को सार्वजनिक प्राधिकरण कहा जा सकता है? ठीक है, बताएं। तो दोस्तों ऐसे प्राधिकरण ऐसे निकाय जिनका गठन या जिनको स्थापित किया जाता है संविधान द्वारा, यानी कि संविधान के प्रावधानों के तहत स्थापित निकाय या देखो ऐसे निकाय जिनकी स्थापना संविधान के तहत हुई होती है, ऐसे निकाय जिनकी स्थापना संसद द्वारा विधि बनाकर की जाती है, ऐसे निकाय जिनकी स्थापना राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा बनाकर की जाती है, या ऐसे निकाय जिनका वित्त पोषण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे सरकार द्वारा की जाती है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित होती है सरकारी संगठन द्वारा। तो ये सभी जो है आपके सार्वजनिक प्राधिकरण कहे जाते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन पे आते हैं। पहला दिया है कि संविधान द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित निकाय क्या कहलाएंगे? सार्वजनिक प्राधिकरण कहलाएंगे। तो पहला सही है। दूसरा दिया है संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित या गठित निकाय, ये भी आपके सार्वजनिक प्राधिकरण कहे जाएंगे। तीसरा है सरकार द्वारा गठित
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित या गठित निकाय, ये भी आपके सार्वजनिक प्राधिकरण कहे जाएंगे। चौथा, सरकार द्वारा सीधे वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन, कोई गैर सरकारी संगठन है लेकिन उसका वित्त पोषण कौन कर रहा है, डायरेक्टली सरकार कर रही है, और इनडायरेक्टली भी अगर सरकार करती है वित्त पोषण किसी गैर सरकारी संगठन का, तो भी वो सार्वजनिक प्राधिकरण कहा जाएगा। ठीक है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी 5। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला देखिए, होम वोटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लोकसभा चुनाव में होम वोटिंग की अनुमति सर्वप्रथम 2024 में लोकसभा के चुनाव में दी गई थी। दूसरा, मुख्य रूप से बुजुर्गों और 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, पहला कथन तो आपका सही है कि लोकसभा चुनाव में होम वोटिंग की अनुमति सबसे पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में दी गई थी। लेकिन दूसरा जो दिया है कि ये मुख्य रूप से बुजुर्गों, यानी कि ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र जो है 50 वर्ष से 85 वर्ष से अधिक है, यानी कि 85 वर्ष 85 ईयर से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को होम वोटिंग की सुविधा प्राप्त होगी। और ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग हैं 40% तक, ठीक है, 40% या इससे अधिक दिव्यांग वाले व्यक्तियों को भी होम वोटिंग की सुविधा प्राप्त होगी। तो आपका दूसरा कथन जो है, आपका दूसरा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें दिया है 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति। 80% नहीं, 40% तक। ठीक है, 40% बेंचमार्क तक अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उसको जो है होम वोटिंग की सुविधा प्राप्त होगी। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले से शुरू करते हुए उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों, केरल में पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चयनित कम्युनिस्ट सरकार 1957 में बनी थी। सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1948 में। पहला आम चुनाव 1951 से 52 यानी 1951-52 में पहली बार आम चुनाव हुई थी। तो इसको कालक्रम में व्यवस्थित करेंगे तो 2, 3, 1 इसका क्रम बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, हाल ही में जारी की गई माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन दिया हुआ है, यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, भारत में प्रेषण का शीर्ष प्राप्त करता है। तीसरा, प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश भारत है। तो दोस्तों, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2024 रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, भारत जो है रेमिटेंस के मामले में पहले नंबर पे आता है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रेषण का शीर्ष प्राप्त करता देश भारत है। उसके बाद फिर आपका मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान आता है। पिछली बार पीसीएस एग्जाम में, इस बार पीसीएस के एग्जाम में ये क्रम पूछा था, है ना। तीसरा, प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश कौन है, भारत है। तो राइट आंसर आपका, मतलब तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में शामिल होता है। ओके, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में शामिल होता है। कौन कौन शामिल होता है, आंसर करने की कोशिश करें आप लोग। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि मूल रूप से केंद्रीय सतर्कता आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है। अगर कभी स्टेटमेंट में दे दे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग मूल रूप से वैधानिक निकाय है, तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ना तो ये मूल रूप से न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है। लेकिन 2003 में इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, संसद में अधिनियम पारित करके। तो आपको इतना ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद अब आप लोग बताएं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में कौन कौन शामिल होता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते। तो आपका राइट आंसर होगा 1, 3, 4 यानी ऑप्शन बी। अगला देखिए, प्राय सुर्खियों में रहने वाला सुवास और सुपेश यानी कि
SUBAS और SUPACE का संबंध किससे है? जिसका संबंध जो है न्यायिक प्रणाली से है। ये जो है अगर हम सुआस की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी निर्माण, यानी कि ये कोर्ट की एफिशिएंसी यानी सुप्रीम कोर्ट की एफिशिएंसी के निर्माण में सहायता करता है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया, निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो मैन कॉर्प इनोवेशन द्वारा। और ठीक है, और ये जो सुआस है एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ये अनुवाद मतलब कि क्षेत्रीय भाषा में सुप्रीम कोर्ट में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले जाइलिटोल और एरिथ्रिटोल, ये है क्या? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हम लोग जो नॉर्मल चीनी यूज करते हैं, ठीक है, चाय में या फिर किसी भी मीठे के लिए, तो इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कैलोरी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, तो इसलिए लोग इसको, जो ज़्यादातर ऐसे लोग जो खुद को स्लिम एंड ड्रीम रखना चाहते हैं और हेल्दी रखना चाहते हैं, तो इस चीनी के उपयोग से परहेज करते हैं। तो इसके विकल्प के तौर पर, यानी कि मीठा तो रहेगा लेकिन कैलोरी नहीं रहेगी, तो जैसे जाइलिटोन और एरिथ्रिटोल, ये क्या है? ये एक तरह का शुगर ही होता है, शुगर फ्री होता है ये। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये मीठा तो रहेगा, जैसे चीनी होता है वैसे ही ये मीठा रहेगा, लेकिन इसमें कैलोरी नहीं रहेगी। ठीक है, या तो बहुत कम रहेगी या तो नहीं रहेगी। ठीक है, तो यही आपका जाइलिटोन और एरिथ्रिटोन है, यानी कि ये चीनी के विकल्प के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके प्रयोग से दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों बना, अभी हाल ही में न्यूज में रहा था कि इसके ज्यादातर ये जो ये प्राकृतिक स्वीटनर होते हैं, इनके प्रयोग से हार्ट अटैक जैसी समस्याएं, दिल के दौरे जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला प्रजाति संकट निवारण और पुनर्स्थापन मीट्रिक को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? तो दोस्तों स्टार, जिसे प्रजाति संकट निवारण एवं पुनर्स्थापन मीट्रिक को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? IUCN द्वारा इसको विकसित किया गया है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने माना कि इंटरनेट के माध्यम से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए का एक अभिन्न अंग है? ठीक है, तो किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि इंटरनेट के माध्यम से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए का अभिन्न अंग है? तो किस वाद में? अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ और अन्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित सूचकांकों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं? ठीक है, कितने सूचकांक हैं जो नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं? तो जीवन की सुगमता सूचकांक, ये जो है दोस्तों, इसको आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा नहीं, तो पहला गलत हो गया। और भारत नवाचार सूचकांक, और इसके अलावा आपका स्कूल में शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, इसको नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक, इसको जो है केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? केवल 2 सूचकांक जो है उपरोक्त में से नीति आयोग द्वारा जारी की जाती हैं। अगला देखिए, सेवोत्तम सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। ठीक है, सेवोत्तम मतलब सेवा प्लस उत्तम, यानी कि सेवा में उत्कृष्टता हासिल करना। ठीक है, तो सेवोत्तम क्या है? सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। तो सेवोत्तम मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा या से घटक शामिल होते हैं? आंसर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों सेवोत्तम मॉडल में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं? तो आपका नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण तंत्र, सेवा वितरण के लिए क्षमता निर्माण, ये तीनों ही शामिल होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सभी तीनों। इसका प्रस्तुत कब किया गया था? तो भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा 2005 में इसे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत विधानमंडल की सदस्यता की निर्हरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार है?
ठीक है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत विधानमंडल की सदस्यता के लिए निर्हरता के लिए क्या आधार है, इसमें से ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, आपको बताना है। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लोकसभा सदस्य या फिर राज्यसभा के लोकसभा के सदस्य या फिर विधानसभा के सदस्य यानी कि सदस्यों, चाहे फिर वो संसद के सदस्य हो या फिर राज्य विधानमंडल के सदस्य हो, तो इनके सदस्यों की अर्हता और निरर्हता से संबंधित प्रावधान इसमें देखने को मिलते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। यानी कि ये बताता है कि एक संसद सदस्य बनने के लिए किस तरह की योग्यता होनी चाहिए और किस तरह के व्यक्ति जो है संसद के सदस्य नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका सारा विवरण आपको जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जिनको 6 महीने या कम की सजा वाले अपराध होते हैं, दोष सिद्धि होते हैं, क्या इनको निर्हर घोषित किया जाएगा? नहीं। ऐसे व्यक्ति जिनको 2 साल या 2 साल से अधिक के लिए कारावास हुआ हो, सजा दी गई हो, तो ऐसे व्यक्ति को निर्हर घोषित किया जाता है सदन का सदस्य या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए। तो आपका ये सही नहीं है, यहाँ पे 6 महीने दिया हुआ है, 6 महीने 2 साल, मिनिमम 2 साल। ठीक है, निर्धारित समय के भीतर चुनाव व्यय लेखा प्रस्तुत करने में विफलता। हाँ, अगर कोई विधानमंडल का सदस्य निर्धारित समय के भीतर चुनाव व्यय लेखा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो ऐसे में उसको निर्हर घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए सरकार के स्वामित्व वाले टेलीविजन और रेडियो चैनलों का उपयोग नहीं कर सकता है। दूसरा दिया है, प्रसार भारती निगम दूरदर्शन और राष्ट्रीय आकाशवाणी चैनल पर चर्चा या बहस का आयोजन कर सकता है। तीसरा, इस तरह की चैनल पर चर्चा के लिए संचालकों यानी मॉडरेटर के नाम प्रसार भारती निगम द्वारा विनिश्चित किए जाते हैं। किसके द्वारा विनिश्चित किया जाता है? इस पैनल के संचालकों के नाम प्रसार भारती निगम द्वारा, ऐसा स्टेटमेंट में कह रहा है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के संदर्भ में। तो आपका पहला कथन तो दोस्तों गलत है। ठीक है, इसमें दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए सरकार के स्वामित्व वाले टेलीविजन और रेडियो चैनल का उपयोग नहीं कर सकता है। कर सकता है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए कर सकता है। अगर 24 घंटे चल रहा है चैनल चल रहा है, यानी कि इस 24 घंटे में सामूहिक रूप से राष्ट्रीय चैनल, जैसे राष्ट्रीय चैनल है तो उस पर 10 घंटे चुनाव प्रचार कर सकता है, सभी दल के लोगों का टाइमिंग मिला करके मैक्सिमम 10 घंटे। और क्षेत्रीय अगर चैनल है तो इस पे 15 घंटे। ठीक है, सामूहिक रूप से सभी जो दल होंगे अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो पहला गलत हो गया। दूसरा दिया कि प्रसार भारती निगम दूरदर्शन और राष्ट्रीय आकाशवाणी चैनलों पर चर्चा या बहस का आयोजन कर सकता है, तो दूसरा सही है। तीसरा दिया है, किस तरह की पैनल चर्चा के संचालकों के नाम। ठीक है, इस तरह की पैनल चर्चा के लिए संचालकों यानी मॉडरेटर का नाम कौन विनिश्चित करता है? तो प्रसार भारती निगम नहीं करता है, बल्कि प्रसार भारती निगम के परामर्श से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, कौन करेगा? भारत का निर्वाचन आयोग करेगा। तो तीसरा गलत हो गया। कितने कथन सही है? केवल एक कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए। अगला देखिए, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों द्वारा किया गया था। IPEF के निम्नलिखित में से किन स्तंभों में भारत शामिल है? ठीक है, तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के 4 स्तंभ है। ठीक है, इन चारों स्तंभों में से भारत किन किन स्तंभों में शामिल है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, स्तंभ नंबर 1 यानी व्यापार, इसको छोड़ करके भारत तीनों स्तंभों में शामिल है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। अगला देखिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन दिया हुआ है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय QCI के लिए नोडल मंत्रालय है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, यानी कि भारतीय गुणवत्ता परिषद की नियुक्ति करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ओके, तो दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है
भारतीय गुणवत्ता परिषद के लिए एक नोडल मंत्रालय है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है भारतीय गुणवत्ता परिषद के लिए। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा दिया कि भारत के राष्ट्रपति जो है भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, तो नहीं, प्रधानमंत्री करते हैं नियुक्ति, राष्ट्रपति नहीं, तो आपका दूसरा गलत हो गया। तो कितने कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, रिपोर्ट दिया है और संगठन, किस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी की जाती है? ठीक है, महासागर की स्थिति रिपोर्ट, इसको यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, सही है। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, इसको IUCN द्वारा जारी की जाती है क्या? बताइए। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट नहीं, इसको जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जारी की जाती है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा आपका सही है, साझा समृद्धि के लिए जल, इसको विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने सही सुमेलित है? 2 सही सुमेलित है, पहला और तीसरा। अगला देखिए, किसी उम्मीदवार द्वारा धार्मिक आधार पर मत देने की कोई भी अपील एक भ्रष्ट चुनावी आचरण है। कथन 2 है, भारत का निर्वाचन आयोग किसी भी भ्रष्ट चुनावी आचरण के मामले में चुनाव रद्द कर सकता है। बताएं कौन सा कथन सही है? यानी कि अगर मान लो कोई उम्मीदवार है, वो धर्म, जाति, जन्म, इन सब के आधार पर मत देने की अपील करता है, वो यानी कि जातिवाद के आधार पर मत देने, वोट करने के लिए बोलता है, या धर्म के आधार पर वोट करने के लिए अपील करता है, तो ये एक तरह का भ्रष्ट चुनावी आचरण माना जाता है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा जो दिया है कि भारत का निर्वाचन आयोग इसी भ्रष्ट चुनावी आचरण के मामले में चुनाव रद्द कर सकता है, तो नहीं, भारत के निर्वाचन आयोग को चुनाव रद्द करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, चुनाव रद्द नहीं कर सकता भारत का निर्वाचन आयोग, तो आपका दूसरा कथन गलत हो गया, पहला सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक सही है, दूसरा गलत है। अगला देखिए, थेयम को निम्नलिखित में से किस रूप में सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित किया जा सकता है? थेयम को किस रूप में सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित किया जा सकता है, बताएं। दोस्तों ये क्या है? ये एक आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य है, ये इसे उत्तरी मालाबार के देवता मुथम्पम को समर्पित ये नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को प्रतिस्थापित करके 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से गवाहों से पूछताछ की अनुमति देता है। ठीक है, ये अधिनियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से गवाहों से पूछताछ की अनुमति देता है। फिर दूसरा देखिए, पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए बयान अधिनियम के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होते हैं। तीसरा, अधिनियम के तहत संयुक्त मुकदमा यानी ज्वाइंट ट्रायल की नई अवधारणा प्रस्तुत की गई है। तो बताएं कि कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को प्रतिस्थापित करके जुलाई 2024 में इसे लागू किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को किसको प्रतिस्थापित करके? तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को प्रतिस्थापित करके। इसमें जो है दोस्तों, गवाहों से पूछताछ जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी किया जा सकता है, यानी कि फोन से, वीडियो कॉल के माध्यम से गवाहों से किसी भी अपराध के मामले में पूछताछ की जा सकती है। तो आपका पहला कथन सही है। दूसरा दे रहा है कि पुलिस अधिकारियों की समझ बयान, यानी कि जैसे मान लो कहीं अपराध हुआ, अभी हाल ही में ये मेरठ मर्डर केस, ये जो मुस्कान वाला कांड है, अपने हस्बैंड की हत्या कर देती है, तो इसमें पुलिस के सामने जितने लोग भी बयान देते हैं, वहां पे जब पुलिस पूछताछ करने जाती है, तो ये बयान जो है एक साक्ष्य के रूप में इसको नहीं माना जाता है। अगर पुलिस के सामने ये बयान देते हैं कोई भी व्यक्ति, उनके रिश्तेदार हो गए या अड़ोसी पड़ोसी, तो उसको साक्ष्य के तौर पे नहीं माना जाता है। जब ये लोग जो है कोर्ट में जाकर के बयान देते हैं, कोर्ट में जाकर के बयान देंगे अगर, तो ये साक्ष्य माना जाता है। ठीक है, साक्ष्य माना जाता है, लेकिन पुलिस के सामने बयान देंगे तो वो साक्ष्य नहीं माना जाता है। ठीक है, क्या होता है कि बहुत सारे मामलों में आप मूवी देखे होंगे कि लोग अपना पुलिस पूछताछ करती है तो सच बताते हैं, फिर जब कोर्ट में जाते हैं तो क्या, जो अपराधी के रिश्तेदार होते हैं पैसा वैसा देकर के अपनी तरफ कर लेते हैं, तो ऐसे में जब वो कोर्ट जाते हैं तो अपना बयान बदल देते हैं, है ना। तो इसलिए
जब कोर्ट में जो बयान दी जाती है उसको साक्ष्य के रूप में माना जाता है। तो आपका पहला दूसरा गलत हो गया। तीसरा है कि अधिनियम इसमें संयुक्त मुकदमा की कोई नई अवधारणा प्रस्तुत नहीं की गई है इस एक्ट में, तो तीसरा गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, केवल एक। ठीक है, अगला देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की सरकारी भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भारत सरकार की एक शीर्ष संस्था है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किनके तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग को जांच करने का अधिकार है। ठीक है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग किन किन मामलों के तहत, यानी किन किन अधिनियमों के तहत उनको जांच करने का अधिकार प्राप्त है केंद्रीय सतर्कता आयोग को। तो दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग को जांच करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन धन शोधन अधिनियम, इसके तहत ईडी को अधिकार है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, इसके तहत जांच करने का अधिकार ईडी को है। तो दूसरा और चौथा नहीं होगा, पहला और तीसरा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, प्रधानमंत्री दिया है और प्रमुख घटनाएं दी हुई हैं। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में सदन में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, तो आपका पहला सही है। दूसरा दिया लाल बहादुर शास्त्री, शिमला समझौता किसके कार्यकाल में हुआ था भाई? 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था, और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, यानी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था, न कि लाल बहादुर शास्त्री। तो दूसरा गलत हो गया। और पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था भाई? इंदिरा गांधी थी। तो ये भी तीसरा भी गलत हो गया। ठीक है, पहला परमाणु विस्फोट को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कितने कथन सही है? केवल एक सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहते हैं। दूसरा है, किसी भी मामले के घटित हुए 1 वर्ष हो जाने के पश्चात उससे जांच करने का अधिकार नहीं है। तीसरा, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ओके। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में बात करें तो इनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष नहीं बल्कि 3 वर्ष तक रहता है। ठीक है, और 3 वर्ष तक रहता है। तब का पहला गलत हो गया ना, कि 5 वर्ष और 70 वर्ष तक की आयु और 3 वर्ष तक इनका कार्यकाल, यानी कि जो भी पहले पूरा हो जाए। तो पहला गलत हो गया। और राष्ट्रीय मानवाधिकार उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जो जिनको घटित हुए 1 साल से कम समय हुआ, यानी कि अगर जिन घटनाओं के घटित हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, उन मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया कि किसी भी मामले के घटित हुए 1 वर्ष हो जाने के पश्चात उसे जांच करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तीसरा है कि केवल भारत नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार में केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही नहीं शामिल होते हैं, अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। मानवाधिकार से संबंधित मतलब उसमें एक्सपीरियंस्ड मानवाधिकार के मामलों में जिनको ज़्यादा अच्छा ज्ञान होता है वो भी इस मानवाधिकार आयोग में शामिल होते हैं सदस्य के तौर पे। तो आपका तीसरा गलत है। राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, केवल 2 ही कथन जो है सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, प्रकाश सिंह वाद में एक ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2006 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस सुधार लागू करने का निर्देश दिया था। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से कितने दिशा निर्देश दिए थे? बताएं। ठीक है, तो प्रकाश सिंह वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस सुधार लागू करने के लिए दिशा निर्देश दिया था। ठीक है, तो कितने दिशा निर्देश दिए थे? इन चारों में से बताना है कौन कौन से दिशा निर्देश थे, किन किन मामलों पर। तो इसमें दिया है पुलिस महानिदेशक के लिए न्यूनतम 2 वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान,
तो आपका ये सही है। पुलिस की जांच और कानून व्यवस्था संबंधी कार्यों को अलग करने का निर्देश दिया था, बिल्कुल सही है। राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन का निर्देश दिया था, तीसरा भी सही है। चौथा दिया है राज्य स्तरीय सुरक्षा आयोग का गठन का प्रावधान किया था और दिशा निर्देश दिया था, तो चौथा भी सही है। तो कुल कितने कथन सही हुए? सभी चारों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, अंतरिक्ष मिशन दिया है और संबद्ध राष्ट्र दिया है। तृष्णा 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 ये अंतरिक्ष मिशन किससे संबंधित है? भारत और फ्रांस द्वारा इस अंतरिक्ष मिशन को शुरू किया गया तृष्णा मिशन। प्री फायर मिशन, ये जो है दोस्तों प्री फायर मिशन यूएसए का अंतरिक्ष मिशन है। और अर्थ केयर मिशन, दूसरा गलत हो गया, अर्थ केयर मिशन किसका है? यूरोप और जापान का है, ठीक है। यूरोप और जापान द्वारा संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन लॉन्च किया गया, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। तो कितने कथन सही हुए टोटल? केवल एक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है रोम संविधि आईसीसी की संस्थापक संधि है जिसे 1998 में अपनाया गया था। भारत रोम संविधि का पक्षकार है। तीसरा है आईसीसी के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। तो बताएं कितने कथन सही हैं? ओके, तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का गठन जो है 1998 में हुआ था, रोम संविधि के तहत हुआ था। तो आपका पहला तो सही है, ठीक है। दूसरा है कि भारत रोम संविधि का पक्षकार है, नहीं। भारत अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का पक्षकार नहीं है, इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। और आईसीसी के निर्णय जो होते हैं बाध्यकारी होते हैं, यानी कि इसके सदस्य जितने भी सदस्य शामिल हैं इस मेंबर में, इन सभी के सदस्यों द्वारा इस अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है तो सभी पर बाध्यकारी रूप से लागू होता है। तो आपका तीसरा भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो कथन सही है। अगला है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह एक वैधानिक निकाय है जो औषधि का मूल्य निर्धारित करने, उन्हें वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, यह अनुसूचित और गैर अनुसूचित औषधि की कीमत तय करता है और उसमें संशोधन करता है, ठीक है। बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों पहला दिया है कि ये वैधानिक निकाय है, तो दोस्तों ये तो ना ही ये वैधानिक निकाय है और ना ही ये संवैधानिक निकाय है। पहला आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है कि यह अनुसूचित और गैर अनुसूचित औषधि की कीमत, नहीं, गैर अनुसूचित औषधि की कीमत जो है ये डायरेक्टली तय नहीं करता है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से ये गैर अनुसूचित औषधि की कीमत तय नहीं करता है, ठीक है। बहुत रेयरली जो है ये तय करता है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, ठीक है। तो आपका दूसरा भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। ये जो है ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, ठीक है। अगला देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लोकसभा और दिल्ली विधानसभा सहित विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक सीटें आरक्षित करता है। यह आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया? तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ओके। और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं, लास्ट तक कौन प्रयास करता है मैं ये देखना चाहती हूँ, ठीक है। अगला देखिए, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक कार्यकारी विभाग है। दूसरा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अध्यक्ष की नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है। तो दोस्तों राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो है यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एक स्वायत्त संगठन है, ये किसी मंत्रालय के तहत कार्य नहीं करता है, ठीक है। इसका गठन जो है भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसे पंजीकृत किया गया था। तो आपका पहला कथन गलत हो गया है। ये इसने दिया है कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक कार्यकारी विभाग है, नहीं, ये एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। दूसरा है एनटीए के अध्यक्ष की नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की जाती है, तो दूसरा सही है आपका। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला देखिए, भारत में लॉबिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह दबाव समूहों द्वारा नीति निर्माताओं को अपने पक्ष में निर्णय लागू करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। दूसरा, भारत में इसे विधिक मान्यता प्राप्त है।
ठीक है। दबाव समूह में क्या होता है कि बहुत सारे सदस्य जिनके हित समान हित होते हैं, ये आपस में मिल करके जिस भी जगह पे ये काम करते हैं उस पर ये दबाव डालते हैं अपने हितों की पूर्ति के लिए। ठीक है। तो इस दबाव को डालने के लिए या तो ये क्या करते हैं कि राजनीतिक पदों पर अपने किसी सपोर्टर को नियुक्त करते हैं और फिर वहां पे इस तरह से उनके ऊपर उनके माध्यम से दबाव डालते हैं अपने हितों का प्रयोग करने के लिए, या तो ये खुद हड़ताल वगैरह करके अपने हितों की पूर्ति करते हैं। तो आपका पहला इसी को जो है लॉबिंग कहते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, दबाव समूह द्वारा नीति निर्माताओं को अपने पक्ष में निर्णय लागू करने के लिए उपयोग में की जाने वाली तकनीक होती है ये। दूसरा है कि भारत में इसे विधिक मान्यता नहीं, भारत में इसे विधिक मान्यता प्राप्त नहीं है। तो कथन केवल एक सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। EFIR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। EFIR पारंपरिक FIR का एक डिजिटल संस्करण है जिसे घटित होने वाले किसी अपराध, चाहे अपराधी ज्ञात हो या अज्ञात, के मामले में ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। दूसरा, EFIR केवल गैर संज्ञेय अपराधों के लिए ही दर्ज की जा सकती है। तो बताएं कितने कथन सही हैं। ठीक है। तो दोस्तों EFIR जो है पारंपरिक FIR का, जैसे कि नॉर्मली अगर कहीं कुछ घटना होती है, कोई अपराध होता है, तो लोग जाके पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां FIR कराते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि आप पुलिस स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं तो और आपको FIR कराना है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से FIR कर सकते हैं। इसका भी प्रभाव उतना ही होता है, इसका भी महत्व उतना ही होता है जितना कि पुलिस स्टेशन पे जाकर के FIR कराया जाता है। तो दोनों का प्रभाव सेम ही होता है, दोनों एक ही होता है FIR, EFIR और नॉर्मली जो पारंपरिक FIR होता है वो, बस फर्क ये होता है कि डिजिटल रूप से FIR दर्ज कराया जाता है। ठीक है। और हाँ, जैसे मान लो FIR कराया जा रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि अपराध हमें पता हो कि अपराधी कौन है। ठीक है। अपराधी ज्ञात भी हो सकता है, अज्ञात भी हो सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर अपराधी ज्ञात है तभी EFIR कराया जा सकता है, नहीं। अगर अपराधी हमें नहीं मालूम है कि किसने अपराध किया है और घटना घटित हुई है, किसी के साथ अपराध हुआ है, तो वो FIR करा सकता है, भले अपराधी के बारे में जानकारी हो या ना हो। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से FIR कराया जा सकता है। दूसरा दिया कि केवल गैर संज्ञेय, नहीं भाई, संज्ञेय अपराधों के लिए भी EFIR कराया जा सकता है। तो दूसरा गलत हो गया, केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय निर्वाचन आयोग के आयुक्त 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है कि जो भारत के निर्वाचन आयुक्त होते हैं, आयोग के आयुक्त होते हैं, 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष तक की अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहते हैं। तो पहला दूसरा कथन सही है। तीसरा देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष की आयु, नहीं 65 नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग, देखिए संघ लोक सेवा आयोग में 65 वर्ष होता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का की अगर हम बात करें तो ये 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं, और अवधि की बात करें तो ये 6 वर्ष की अवधि तक बने रहते हैं। तो तीसरा गलत हो गया। चौथा देखिए, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष की आयु, नहीं 65 नहीं, 62 वर्ष की आयु और 6 वर्ष की अवधि तक बने रहते हैं। तो चौथा भी गलत हो गया। पूछा है कितने कथन सही नहीं है, कितने कथन सही नहीं है, तो 2 कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, हाल ही में भारत ने कोलंबो प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। यह पहल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो दोस्तों यह एशियाई प्रवासी श्रमिकों के लिए विदेशी रोजगार और संविदात्मक श्रम के प्रबंधन पर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच हस्ताक्षरित पंजाब समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी बनाना, नहीं, इस समझौते में ये प्रावधान नहीं किया गया था कि चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी बनाए, बल्कि चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाए, ये समझौता हुआ था। ठीक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवादों को सुलझाने के लिए आयोग की नियुक्ति की जाए। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है आपका। तीसरा दिया हुआ है, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश नहीं, राजस्थान,
हिमाचल प्रदेश नहीं, राजस्थान के बीच रावी व्यास नदी के जल बंटवारे के संबंधी प्रश्न को सुलझाने के लिए एक अभिकरण का गठन किया जाए। तो तीसरा गलत हो गया। तो कितने कथन सही है? केवल एक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट एंड लास्ट, भारत में मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त। पहला कथन दिया है कि CIC अपना वार्षिक प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। दूसरा, CIC के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों CIC अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार के समक्ष रखती है, न कि राष्ट्रपति के समक्ष। पहला गलत हो गया। CIC के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं, और इनके वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। तो दूसरा कथन भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और स्वस्थ रहे और मस्त रहे और अपनी तैयारी बेहतर करिए। ठीक है।